हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चौरसिया कोचिंग क्लास। मैं राम भवन चौरसिया आज आपको अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक राजभाषा और राष्ट्रभाषा से संबंधित BIQ प्रश्नोत्तरी लेकर आया हूं, जिसमें आज आप पढ़ेंगे परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी राजभाषा से संबंधित, जैसे टेट, सीटेट, सुपर टेट, TGT, PGT, ETC अपर क्लास के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी होता है, उसी से संबंधित मैं यह जो है वीडियो लाया हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चूँकि मेरा यह लास्ट राजभाषा और राष्ट्रभाषा से संबंधित वीडियो है, इस कारण मैं जो है इसमें मैं अधिकतम प्रश्नों को समावेश किया हूँ, जिससे कि आप लोग कम समय में अधिक से अधिक राजभाषा और राष्ट्रभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें। तो इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा न खींच करके कम समय में आपको अधिक उपयोगी, अमूल्य, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसलिए मैं इस वीडियो को अभी तुरंत स्टार्ट करने वाला हूं। अगर हमारा यह वीडियो, हमारा यह राजभाषा और राष्ट्रभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको अगर अच्छा लगे तो आप लोग इस वीडियो को अवश्य अपने मित्रों और फ्रेंड्स को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि हमारे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बिना देर किए हम अपना यह राजभाषा हिंदी संबंधित BIQ प्रस्तुति का वीडियो नंबर 6 लेकर प्रस्तुत हूँ। तो बिना देर किए मैं जो है, चूँकि ये हमारा जो है प्रश्नोत्तरी है, जो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है, जो मैं अधिकतम जो है पुस्तकों से छांट करके इसमें मैं जो है समावेश किया हूँ, सम्मिलित किया हूँ, जिसमें मेरा ज़्यादा मेहनत भी लगा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इस मेहनत को जो है फलीभूत करें, जिससे कि हमारा मेहनत सफल हो और आप लोग इन प्रश्नों का एक नोटबुक बना लीजिएगा, जिससे कि आप लोग, मान लीजिए न समय मिले आप लोगों के पास समय हमारे वीडियो देखने के लिए, तो आप लोग एक नोटबुक बना लीजिएगा और उस नोटबुक को ज़रूर एक बार दो बार देख लीजिएगा, तो सारे प्रश्न जो है आपको समझ में आ जाएगा। हिंदी प्रश्न, राजभाषा हिंदी संबंधित जो BIQ प्रश्नोत्तरी है, मेरा ये 2 वीडियो है। एक इसके पहले बना चुका हूँ और एक जो है 6वां लास्ट वीडियो है, और इसके पहले जो 4 वीडियो है उसमें राजभाषा और राष्ट्रभाषा से संबंधित जो है अधिनियम, नियम और जो है आर्टिकल 8वीं अनुसूची से संबंधित मैं इसके पूर्व में बता चुका हूं। तो आप लोगों को अगर उसको देखना हो तो आप लोग जो है आगे जा कर के, पूर्व में जा कर के उस वीडियो को देख, सुन और समझ सकते हैं। तो ज़्यादा देर न करके मैं अपना यह वीडियो, जो महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको आप लास्ट तक देखें, और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लास्ट में भी है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ मेरा यह वीडियो जो है राजभाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी संबंधित जो है ख़त्म होगा। तो आइए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, लिखा है संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो संसदीय राजभाषा समिति बनती है या बनेगी भविष्य में, उसमें कुल कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है या आवश्यकता होगी। तो जो कुल सदस्यों की संख्या होगी वो 30 होगी, जिसमें से लोकसभा के 20 सदस्य होंगे और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे। लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो है दोनों सदनों को मिला करके जो है हमारे कितने जो है सदस्य होना चाहिए संसदीय राजभाषा समिति के अंदर 30 होना चाहिए, जिसमें से लोकसभा से 20 और राज्यसभा से 10। चूँकि मैं वीडियो जो है कम समय में अधिक से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं, तो इसको मैं ज़्यादा व्याख्या नहीं करूंगा। आप लोग को केवल प्रश्न और उत्तरों को एक टेलीविज़न की तरह जो है आपके सामने प्रस्तुत करता चला जाऊंगा, क्योंकि इसकी व्याख्या मैं कर चुका हूं। तो संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो कुल सदस्यों की संख्या होती है 30, जिसमें लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10। आगे चलते हैं। किसी अल्पसंख्यक वर्ग को उसकी भाषा और लिपि के आधार पर
किसी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से रोका नहीं जा सकता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अर्थात किसी अल्पसंख्यक वर्ग को, मतलब भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग को, उसकी भाषा और लिपि के आधार पर किसी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से वर्जित नहीं किया जा सकता, रोका नहीं जा सकता, मतलब उस पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है या लिखित है? तो अनुच्छेद 29 में है। ठीक है। किसी भाषा को किसी राज्य की भाषा, मतलब राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार है। मतलब किसी भाषा को, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है या बिहार है, उड़ीसा है, पटना बंगाल है, पंजाब है, तो कोई ऐसा राज्य हो जिसमें कोई राज्य दूसरी भाषा ऐसा हो जो उसमें राजभाषा न हो, तो उस जो अदर लैंग्वेज हो उस राज्य का, उसको अगर राजभाषा के रूप में अगर उसको अंगीकार करना है, स्वीकार करना है, तो उसको कौन कर सकता है? तो उस राज्य का राज्य विधान मंडल जो है इसको स्वीकार कर सकता है, अंगीकार कर सकता है। वो एक विधि के द्वारा, एक विधि के प्रक्रिया के तहत जो है इसको एक प्रोसेस के तहत जो है राज्य विधानमंडल जो है किसी भी भाषा को राजभाषा का दर्जा देने का अधिकार रखता है। कौन रखता है? राज्य विधान मंडल को। चौथा प्रश्न है 8 परिशिष्ट का संबंध है। 8 परिशिष्ट का क्या संबंध है? तो 8 परिशिष्ट का मतलब है भाषा से। किससे संबंधित है? भाषा से। जैसे विकल्प में आ जाएगा, जैसे ए में आ जाएगा भाषा, मूल अधिकार, कर्तव्य, या आपका आ जाएगा अनुच्छेद, ऐसे कुछ आ जाएगा। ऐसे 4 चीज़ रहेगा, तो उसमें जो है आपको टिक लगाना रहेगा कि 8 परिशिष्ट का संबंध है। तो किससे है? आप इसमें देखेंगे भाषा, मूल अधिकार, कर्तव्य, अनुच्छेद, तो इसमें आप जो है 8 परिशिष्ट मतलब 8वीं अनुसूची। 8 परिशिष्ट का क्या मतलब है? 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची जो है किससे संबंधित है? भाषा से। किससे संबंधित है? भाषा से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा का गठन कब हुआ? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के जो भाग 17 में है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा का गठन कब हुआ था? तो यह हुआ था 7 जून 1955 में। बीजी खेर इसके जो है प्रथम अध्यक्ष थे। बीजी खेर का पूरा नाम क्या है? बाल गंगाधर खेर। तो जो है इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह कभी भी आ सकता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा का गठन कब हुआ था और उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसको याद रखिएगा, 7 जून 1955। बीजी खेर, कभी कभी बीजी खेर दे देगा और कभी कभी उसका नाम दे देगा बाल गंगाधर खेर। तो इस प्रकार से ये विकल्पी भी हो सकता है, ऐसे बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर खेर, बाल गंगाधर खरे, इस तरह से नाम आ सकता है। तो जिसको आपको याद रखना होगा बाल गंगाधर खेर। एक तरह से याद करना हो तो बाल गंगाधर तो याद ही रहेगा, बाल गंगाधर तिलक तो आप जानते ही हैं, और अनुपम खेर का नाम आपने सुना होगा। तो दोनों नाम का एक सम्मिलित नाम बनाइएगा, बाल गंगाधर खेर। ठीक है। 6वां प्रश्न है भारतीय संघ के आधिकारिक राजकीय भाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? तो भारतीय संघ के आधिकारिक राजकीय भाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में किस जो है भाषा को संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त है? तो हिंदी को। इसी नाते हिंदी को जो है राजभाषा भी कहा जाता है। तो जो भारतीय संघ मतलब भारत राष्ट्र के रूप में जो भारत राष्ट्र हमारा है, उसमें जो राजकीय मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हमारी कौन लैंग्वेज है? तो हमारी हिंदी है जो है यह सब जो है 343 वन में वर्णित है, अनुच्छेद 343 वन में। आगे मैं पढ़ाऊँगा भी। भारत में कुल कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है? तो भारत में कुल कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है? तो कुल 6 भाषाएं हैं, जिसका ट्रिक मैंने बनाया है ओम संक तते। ओम संक तते का मतलब होता है कि मैं यहाँ एक लिख करके दे रहा हूँ, जैसे कुल शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? हमारी 6 हैं, जिसका सूत्र है ओम संक तते। तो यहाँ पर जो है ओम आप जानते ही हैं, शंख को आप बना लीजिएगा शंख,
शंख को बना लीजिए शंख तते, मतलब जब जो है शंख बोलता है तो कैसे बोलता है, तू तू तू, ठीक है। तो ओम ओम हम जब किसी भी मतलब धार्मिक कार्य में जाते हैं तो पहले ओम का नाम लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, शंख बजाते हैं, और शंख जब बजाते हैं तो उसमें से एक आवाज़ निकलती है जैसे तू 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 तू। तो इस प्रकार से जब आवाज़ निकलती है तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, छः। पहला ओम, उसके बाद ओम के बाद हम किसकी आवाज़ बोलते हैं, शंख की आवाज़, और शंख के की जो आवाज़ निकलती है कैसे, जैसे तू 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 तू, इस तरह आवाज़ निकलती है। तो इस प्रकार से ओम से हम ले लेंगे, आपका क्या हो गया, ओ से उड़िया ले लेंगे। मैंने एक शार्ट टिक बनाया है, ऊ से उड़िया, म से मलयालम, और से हो गया आपका संस्कृत, और क के जगह पर आप ख मैंने यहाँ लिखा, इसी नाते मैंने शंख बना लिखा है कि आपको जिससे याद रहे, ओम शंख तते। तो यहाँ शुद्ध शब्द में तो ओम शंख तते होगा, लेकिन शंख को आप शंख बना लीजिएगा। तो ओम ओम शंख, तो शंख नहीं क है, तो क से हो जाएगा कन्नड़, और तते से हो जाएगा तमिल, और ते से हो जाएगा तेलुगु, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है, जो हमारी 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, जो है भारत में कुल कितनी भाषाओं का राज्य शास्त्रीय भाषा के दर्जा मिला है, तो 6। तो जिसका ट्रिक है ओम शंख तते, तो ये आपको याद हो गया होगा। 8वां प्रश्न है, राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो राजभाषा का जो उल्लेख है वो संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो यह जो है आपके कई अनुच्छेद हैं, और उसमें कई भाग हैं, और कई भागों में कई अनुच्छेद है। तो इस प्रकार से हमने एक बना दिया, जिससे आप किसी भी प्रकार का प्रश्न आए तो उसको आप बता सकते हैं। तो देखिए जो है, भाग 5 में अनुच्छेद 120 है, भाग 6 में अनुच्छेद 210 है, इसी का उल्टा है, 120 का उल्टा 210 है, और भाग 17 में 343 से लेकर के 351, मतलब 9 अनुच्छेद इसके बीच में है। कितना है, 9 अनुच्छेद ये हो गया। जैसे 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, तो ये जो है 9 अनुच्छेद इसमें है, 300, ठीक है। और 8वीं अनुसूची जो है में भी जो है राजभाषा संविधान से संबंधित जो है उल्लेख किया गया है। तो ठीक है, आप लोग इसको समझ गए होंगे कि जो है राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसमें कई हैं, जैसे भाग 5 में अनुच्छेद 120 है, भाग 6 में अनुच्छेद 210 है, भाग 17 में 343 से 351, तो मतलब कुल 9 अनुच्छेद है। फिर 8वीं अनुसूची में भी इसका वर्णन है, ठीक है। फिर अनुच्छेद 29 और 30 भी है, अनुच्छेद 29 और 30 भी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है आप इसको ये याद कर लीजिएगा कि इतने में जो है राजभाषा से संबंधित सभी जो है अनुच्छेद संग्रहित हैं। फिर 9वां, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। मतलब ये मातृभाषा से संबंधित है कि जो है सभी स्कूलों में, सभी जो है कॉलेजों में जो प्राथमिक स्तर पे होते हैं, तो उन प्राथमिक स्तर के जो भी शिक्षा केंद्र होते हैं, तो वहाँ पर जो है जो शिक्षा दी जा सकती है किसमें, मातृभाषा में दी जा सकती है। तो उसमें उसके लिए जो है एक अनुच्छेद है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। तो यह है आपका अनुच्छेद 350A, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर, मतलब प्राथमिक स्तर पर, बेसिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। मतलब ये हुआ कि प्रत्येक राज्य का यह दायित्व है कि वह प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में, मतलब मदर लैंग्वेज में शिक्षा और सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण जो है अनुच्छेद है। तो यह किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 350(1) में। 10वां, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी लिपि देवनागरी होगी। संघ की राज्य की शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का जो रूप होगा वह भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। तो यह अनुच्छेद 343(1) में है। तो जो भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा वो जैसे हम लोग लिखते हैं 1 2 3, तो इस तरह से जो लिखते हैं इस लिपि में, तो यही जो है भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप है। तो कहने का मतलब है हमारी जो संघ की राजभाषा क्या होगी, हिंदी होगी, और लिपि क्या होगा,
लिपि को अंग्रेजी में स्क्रिप्ट कहते हैं। तो जो लिपि होगा वो क्या होगा, देवनागरी होगी। और संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का जो रूप होगा वह भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। यह किस अनुच्छेद में है, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है यह। तो यह अनुच्छेद 343 फर्स्ट है। हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तो आप लोग जानते ही हैं कि हिंदी की जो भाषा की लिपि है, स्क्रिप्ट है, वो कौन है, देवनागरी लिपि है। ठीक है, थोड़ा सा देवनागरी लिपि के विषय में हम थोड़ा चर्चा कर दें, जिससे विषय में आप लोग भी जानकारी हो जाए कि देवनागरी लिपि किसे कहा जाता है। तो यहाँ देखिए लिखा है, देवनागरी एक भारतीय लिपि है। यह कौन लिपि है, इंडियन स्क्रिप्ट है, जिनमें अनेक भारतीय और कई विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। तो जो देवनागरी लिपि है उसमें अपने देश से संबंधित भी जो है भाषाएं हैं, और कुछ विदेशी जो है भाषाएं हैं उनको भी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है, जो है बाएं से दाएं। देखिए ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ना, हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है, तो मैं पढ़ रहा हूँ, और जब मैं लिखूँगा तभी भी इसी तरह लिखूँगा, ऐसे ऐसे करके लिखूँगा। तो ये किधर से किधर जा रहे हैं, बाएँ से दाएँ की तरफ जा रहे हैं, बाएँ हाथ से हमारे दाएँ हाथ की तरफ जा। तो इसका पहचान है जो है कि जो हिंदी की देवनागरी लिपि है ये बाएँ से दाएँ जो है लिखी जाती है। इसकी पहचान एक क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा आप जानते हैं एक धरातली रेखा होती है। तो ये धरातली रेखा से पहचाना जाता है कि यह जो है देवनागरी लिपि है, जिसे सिरो रेखा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, सिरो रेखा। जैसे मैंने यहाँ कमल लिखा है, तो कमल के ऊपर जो ये लगाया हूँ मैं ना, बेड़ी पाई, हम लोग छोटे बच्चे थे तो उसमें लोग कहते थे बेड़ी पाई। तो ये जो बेड़ी पाई है इसी को हम लोग जो है सिरो रेखा कहते हैं, और यह जो है हिंदी की हमारी देवनागरी की पहचान है। फिर आप देखिए भाषा और लिपि में क्या अंतर है। तो भाषा और लिपि में क्या अंतर है, मैं इसको थोड़ा सा विस्तृत रूप में लिख दिया हूँ जिससे आप लोगों को पूर्ण जानकारी हो जाए। तो भाषा क्या है, पहले इसको हम जानते हैं। अपनी बात कहने और भाषाओं को ध्वनिक संकेतों के माध्यम से व्यक्त करने का एक साधन है। तो हमारी भाषा क्या है, अपनी बात कहने और अपनी भावनाओं को ध्वनियों के माध्यम से व्यक्त करने का जो साधन है, संसाधन है, उसी को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। लिपि क्या है, लिपि उसी भाषा या किसी भाषा को लिखित रूप देने की एक व्यवस्था है। मतलब लिपि क्या है, जो हम बोल रहे हैं, जो हम किसी को समझाना चाहते हैं, या कोई हमको जो है समझा रहा है, तो उसको जो भाषा, जो उनका लैंग्वेज है, उसका जो लिखित रूप है, और वह लिखित रूप कैसे लिखी जाएगी, उसका जो व्यवस्था है, वही जो है लिपि है। और भी गहरे अर्थ में अगर जाएं तो भाषा और लिपि में भाषा महत्वपूर्ण, अगर पूछा जाए कि भाषा और लिपि में महत्वपूर्ण कौन है, तो भाषा है। क्योंकि अगर हम लिपि नहीं लिखते हैं तभी भी भाषा से हम बात समझ सकते हैं, बिना लिपि लिखे भी हम भाषा में बात समझ सकते हैं। तो जो भाषा और लिपि में जो है भाषा महत्वपूर्ण है। सामान्य अर्थों में कहें तो भाषा जो कि मौखिक ध्वनि का रूप है। अगर हम शॉर्टकट में कहें तो भाषा कौन रूप है, मौखिक ध्वनि है। और उसका जो लिखित रूप होता है वर्डों में, मतलब अक्षरों में, वर्डों में के माध्यम से जो प्रकट करने की लिपि कहते हैं। तो जब हम किसी बात को, किसी भाषा को जब हम उसको लिखित रूप में किसी वर्ड में जो है इसको लिखते हैं, किसी संकेत में लिखते हैं, तो वही क्या होता है, लिपि होता है। अनुच्छेद 348 में किस विषय पर चर्चा की गई है। ये अनुच्छेद पूछ रहा है कि 348 में ऐसे भी प्रश्न आ जाता है, कभी आ जाएगा इस तरह की, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों आदि की भाषा पर चर्चा की गई है, किस अनुच्छेद में है, तो 348 में है। उसी पर उल्टा पूछ रहा है कि अनुच्छेद 348 में किस विषय पर चर्चा की गई है, तो इसमें जो है उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट आदि की भाषा पर इसमें चर्चा किया गया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में भाषा का स्वरूप क्या होगा। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इसको याद रखिएगा। यह जो है 348 अनुच्छेद है। हमारे देश में भाषा का क्या फार्मूला है, तो हमारे देश में जो भाषा का फार्मूला है, लैंग्वेज फार्मूला, वो जो है त्रिभाषिक है। क्या है, त्रिभाषिक। अब वो त्रिभाषिक आप पहले जानिए कि कौन कौन है, जिससे दिमाग में जो है एक बृहद व्याख्या कर दिया जाता है। तो ज़्यादा तो नहीं याद रहेगा, लेकिन कुछ कुछ ज़रूर याद रहेगा। तो इस प्रकार से जो है थोड़ा बढ़ा करके मैं बताता हूँ, जिससे आपको जो है अगर ज़्यादा मैं बताया हूँ तो उसमें से थोड़ा भी आपको याद रहेगा, तो आपका कल्याण हो जाएगा, नहीं आपका परीक्षा में आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। तो पहला है शास्त्रीय भाषा, दूसरा है राष्ट्रीय भाषा, और तीसरा है आधुनिक यूरोपीय भाषाएं। शास्त्रीय भाषाओं में जैसे मैंने आपको बताया है ओम शंख तते, तो उसमें से कोई हो, जैसे उड़िया, मलयालम। राष्ट्रीय भाषा आप जानते हैं जैसे हिंदी, उर्दू, उड़िया, जैसे राज्य की भाषाएं जो होती हैं। तो राजभाषा जैसे हमारे यहाँ जो है संघ की राजभाषा तो हिंदी है, लेकिन इसी प्रकार जैसे जम्मू कश्मीर का जो है राजभाषा उर्दू है, उड़ीसा का उड़िया है। तो इस प्रकार से जो राजभाषाएँ हैं वो राष्ट्रीय भाषाएँ के अंदर आते हैं।
फिर आधुनिक यूरोपीय भाषाएं जैसे आपका अंग्रेजी हो गया, फ्रांसीसी हो गया, डच हो गया, इस प्रकार का जो भाषाएं हैं वो आधुनिक यूरोपीय भाषाओं में आते हैं। तो ये जो हमारे देश की भाषा का जो फार्मूला है उत्तरभाषिक है। इन 3 श्रेणियों में किन्हीं 3 भाषाओं को पढ़ाने का प्रावधान है जो बाध्यकारी नहीं। मतलब कहने का मतलब है कि जो हमारे देश का जो फार्मूला है उत्तरभाषिक है। इन 3 ही भाषाओं में से जो है हमको ज़रूर जो है पढ़ना चाहिए, लेकिन इसको जो मतलब पढ़ाने के लिए बाध्यकारी नहीं है, बाउंडेशन नहीं है इसमें राज्य के लिए। तो क्योंकि यह जो है जो ये शिक्षा है ये समवर्ती सूची में आती है, तो इसमें जो है संघ और राज्य जो है इसमें अलग अलग जो है व्यवस्था करते हैं। तो इस नाते जो है ये बाध्यकारी नहीं है, अपने अपने हिसाब से लोग कर सकते हैं। फिर जो है आता है राजभाषा अधिनियम की धारा 3 में किस बात का उल्लेख है। तो राजभाषा अधिनियम जो है, राजभाषा अधिनियम मैंने आपको बताया था सन 1963। तो उसमें कुल 9 धाराएं हैं। तो 9 धाराओं में जो तीसरा धारा उसमें किस बात का उल्लेख किया गया है, हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग सरकारी कामकाज में किया जा सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मतलब हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का में भी जो है प्रयोग सरकारी कामकाज मतलब ऑफिशियल में किया जा सकता है। यह जो है किस अधिनियम में है, तो यह राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत उल्लिखित है। फिर उसके बाद देखिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चूँकि हम आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है ये भी आपको जानना आवश्यक है। चूँकि ऐसे ऐसे प्रश्न होते हैं, ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने इसमें जो है सबमिट किया है कि जो आपको देखने में समान न लगे, जब अगर लेकिन पूछ दिया जाए तो आप जो है नहीं बता पाएंगे। तो इस बात को भी आप लोग को ध्यातव्य होना चाहिए, ध्यान रखने योग्य बातें हैं। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है। तो हिंदी का जो है हमारे हिंदी का कौन स्थान है, तीसरा। याद करने के लिए आप जो है हिंदी में कितने वर्ड होते हैं, हिंदी में कितने वर्ड होते हैं, 3। तो ये दिमाग में रखिएगा, हिंदी में 3 वर्ड हैं तो विश्व में तीसरा स्थान है। तो लेकिन इसमें आपको ये भी बात रखना पड़ेगा कि प्रथम भाषा कौन होगा। तो प्रथम भाषा जो है मंदारिन है। दूसरा भाषा आपको मालूम ही होगा कि अंग्रेजी होगा। चूँकि आपके दिमाग में ये बैठेगा कि अंग्रेजी है प्रथम विश्व की अधिक बोले जाने वाली भाषा होगी, तो यह अंग्रेजी जो है 2nd पोजीशन पे है। और मंदारिन जो है चीन की भाषा है, चीन की राजभाषा है। और आप ये जानते हैं, इसको याद रखने के लिए चीन की जो है भाषा जो है सबसे अधिक बोली, जिसको याद करने के लिए आप जान लीजिए कि चीन की जो जनसंख्या है विश्व में सबसे अधिक है। तो जब वहाँ की जनसंख्या सबसे अधिक है तो वहाँ की जो बोलने वाले की जो संख्या होगी वो भी सबसे अधिक होगी। तो इस प्रकार से जो है आपका चीन का जो है मंदारिन भाषा प्रथम स्थान रखता है। अंग्रेजी जो है जानते हैं यह लोकप्रिय पॉपुलर भाषा है विश्व की। तो इस प्रकार से जो है अंग्रेजी हमारा 2nd स्थान रखता है। और जो हमारी हिंदी है मतलब हमारी मातृभाषा हिंदी है वो भी जो है कम नहीं है, वो भी जो है विश्व में कौन स्थान रखती है, तीसरा। तो है ना खुशी की बात, अच्छी बात है ना कि हमारी हिंदी, सोचिए विश्व में लगभग 6-7-8 हज़ार भाषाएँ बोली जाती हैं। तो उसमें जो है 6-7-8 हज़ार भाषाओं में अब बताइए कि जो हमारी हिंदी क्या है, तीसरे स्थान, तीसरा पोजीशन रखती है। तो यह कम उपलब्धि हमारी हिंदी के लिए नहीं है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो है हिंदी की जो लोकप्रियता है दिनों दिन बहुत तेज़ बढ़ती जा रही है। यह मंदारिन को भी और अंग्रेजी को भी पछाड़ने का जो है औकात या ताकत दम रखती है। ठीक है, तो जो है आपको मैं यह बात बता दिया, महत्वपूर्ण बात। तो दुनिया के सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है, तो तीसरा। हिंदी में क्या वर्ण है, 3 है, तो ये हमारा तीसरा स्थान रखती है। 7 जून 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो मैंने अभी इसके पहले पूर्व ही बता दिया था कि 7 जून 1955 में जो गठित राजभाषा आयोग था उसके अध्यक्ष जो है बीजी खेर थे। ठीक है, खेर मतलब अनुपम खेर से लीजिएगा, कहीं कहीं यह जाएगा बाल गंगाधर खरे, तो खरे मत लिखिएगा। और बाल गंगाधर तिलक का नाम याद ही रहेगा, तो दोनों का मिश्रित नाम रहेगा। बाल गंगाधर उसमें से लीजिएगा, अनुपम खेर से खेर लीजिएगा। तो इस प्रकार से बीजी खेर। कहीं कहीं जो है जो आपका राजभाषा आयोग, प्रथम राजभाषा आयोग इसको कहा जाता है। तो इसको हम जो है बीजी खेर आयोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजी खेर आयोग भी कहते हैं लोग। तो इस प्रकार से इसका नाम राजभाषा, जो प्रथम राजभाषा आयोग था, इसको बीजी खेर आयोग भी कहते हैं। तो इसको बहुत ही महत्वपूर्ण आता है। यह हमारे समझ से जो है यह टेट, सीटेट, सुपर टेट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आ भी सकता क्योंकि प्रथम से संबंधित है। जैसे आ जाता है प्रथम राष्ट्रपति कौन है, प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, प्रथम उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कौन है। तो उसी प्रकार से इसमें से आ सकता है कि प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो यह जो है बीजी खेर, इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो आपको मालूम है कि भारतीय संविधान ने कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो वही जो है 8वीं अनुसूची की बात हो रही है, 8वीं अनुसूची की चर्चा हो रही है। तो जो 8वीं अनुसूची में क्या है, सभी क्षेत्रीय भाषाएं ही तो हैं, जैसे आपका हिंदी, उड़िया, बंगला, बोडो, ठीक है, डोगरी, संथाली, मैथिली, तो ये सब क्या है, क्षेत्रीय भाषाएं हैं। तो इन्हीं क्षेत्रीय भाषाओं का जो गठजोड़ है वही आपका 8वीं अनुसूची है। तो यही पूछ रहा है घुमा फिरा करके कि भारतीय संविधान ने कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषाएं। शॉर्टकट में मैंने लिख दिया है, ये 8वीं अनुसूची में जो है सम्मिलित हैं। भारतीय संविधान के तहत प्रथम राजकीय भाषा का गठन कब हुआ? वही बात है कि भारतीय संविधान के तहत अनुच्छेद जो है, यह किस बात, भारतीय संविधान के तहत प्रथम राजकीय भाषा का जो गठन हुआ था बीजी खेर की अध्यक्षता में जो है राजभाषा आयोग, अब मैंने आपको यहाँ पढ़ाया ही है कि जो 7 जून 1955 में गठित राजभाषा आयोग है, यह किस अनुच्छेद के तहत हुआ था? तो अनुच्छेद 344 के तहत जो है राजकीय भाषा का गठन हुआ था, जिसमें जो है 7 जून 1955 की बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था। इसको मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ। आगे देखिए, प्रथम राजभाषा संसदीय समिति का गठन के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ देखिएगा कि जो है यह आपका है राजकीय भाषा का गठन। क्या है? राजकीय भाषा का जो गठन हुआ था 7 जून 1955 की, उसके अध्यक्ष थे जो है बीजी खेर। वहीं उल्टा रहा है, दूसरा रहा है कि प्रथम राजभाषा संसदीय समिति का गठन के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए यहाँ पर जो है आयोग शब्द आता है। क्या था? राजभाषा गठन आयोग। यहाँ देख लीजिए लिखा है राजभाषा, देख लीजिए राजभाषा आयोग गठन, ठीक, गठन भी आगे बढ़ा सकते हैं, राजभाषा आयोग गठन भी कह सकते हैं। वही चीज़ है राजकीय भाषा का गठन, तो ये एक ही चीज़ है 7 जून 1955 बीजी खेर। लेकिन जब वहाँ उसमें संसदीय शब्द आ जाएगा, संसदीय समिति आ जाएगी, तो आप समझ लीजिएगा ये दूसरा है। तो प्रथम राजभाषा संसदीय माने संसद से संबंधित आप लीजिएगा कि प्रथम राजभाषा संसदीय समिति का गठन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत। बहुत ही जो है एक महत्वपूर्ण बात और एक ट्रिक आपको मैं बता दे रहा हूँ याद करने के लिए कि जो आपका राजभाषा आयोग है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए राजभाषा आयोग, इसके जो अध्यक्ष थे वह थे बीजी खेर। दूसरा है राजभाषा संसदीय समिति, इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, फर्स्ट अध्यक्ष, ये थे, इसी के उल्टा यहाँ आप लिखेंगे जी.बी. पंत। क्या लिखेंगे? जी.बी. पंत। यहाँ देखिए बी पहले आया है तो बी बाद में आ जाएगा, और यहाँ जी जो है पहले आ जाएगा। ये जी बाद में है तो यहाँ पहले आ जाएगा, और यहाँ खेर है, यहाँ क्या हो जाएगा? पंत। 2 वर्ड का ये भी है, 2 वर्ड का ये भी है, ठीक है। तो जो है खर रास्ते में चलते हैं तो पंथ मतलब पंथ है, पंथ मतलब रास्ते में क्या पड़ता है? खर पड़ता है, खेर पड़ता है। तो इस प्रकार याद रखिएगा कि जो राजभाषा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो बीजी खेर थे, मतलब बाल गंगाधर तिलक के अनुपम खेर। बताइए आप लोग, तो होगा बाल गंगाधर, न तिलक और न अनुपम, तो होगा क्या? बाल गंगाधर खेर, ठीक। इसी प्रकार इसका उल्टा है, तो यहाँ बी पहले है, जी बाद में है, तो यहाँ जी पहले आ जाएगा, यहाँ बी बाद में आ जाएगा, यहाँ पंत आ जाएगा। तो जी से हो जाएगा गोविंद, यहाँ पंडित आप लगा सकते हैं, पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी, ठीक है। तो आपको याद हो गया होगा, यह ट्रिक आपको याद होना चाहिए। प्रथम राजभाषा संसदीय समिति का गठन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत। यह 1957 की बात है। देवनागरी, यहाँ देखिए जो राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था वह 1955 में हुआ था, और जो संसदीय समिति का जो गठन हुआ था राजभाषा, ये उसके 2 साल बाद 1957 में हुआ था। देवनागरी लिपि का विकास से यहाँ मतलब उत्पत्ति से है, तो देवनागरी लिपि की जो उत्पत्ति हुई है, विकास या आदि जो है जननी,
तो देवनागरी लिपि का विकास, यहाँ विकास क्रम से मतलब नहीं है, आदि जननी और उत्पत्ति से मतलब है। तो देवनागरी लिपि का उत्पत्ति यहाँ अगर पूछता है या उसका जननी पूछता है किस लिपि से हुआ है, तब आप लिखेंगे ब्राह्मी लिपि से। लेकिन अगर पूछता है देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, तो आप लिखेंगे कुटिल लिपि से। क्या लिखेंगे? कुटिल लिपि से। उदाहरण के रूप में मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि अगर जैसे हम भाषा का विकास क्रम पढ़ते हैं, भारतीय इतिहास का विकास क्रम, तो उसमें पहले आता है संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, तब अपभ्रंश, तब फिर अवहट्ट, उसके बाद हमारी हिंदी आता है। अगर हम लिपियों के विकास के बारे में पढ़ें तो पहले होता है ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, फिर कुटिल लिपि, फिर प्राचीन नागरी लिपि, फिर होता है देवनागरी लिपि। तो अगर हम पूछें हिंदी का उत्पत्ति किससे हुआ है डायरेक्ट में, तो हिंदी का अगर सही कहा जाए उत्पत्ति तो अवहट्ट से हुआ है। लेकिन अवहट्ट यहाँ पर गौड़ हो जाता है, कहीं कहीं मतलब गौड़ हो जाता है, ये प्रमुख नहीं रह जाता है। तो जो है इसका वर्ष काल 200 वर्ष था। तो कहने का मतलब अगर हिंदी का हम डायरेक्ट पूछें तो सही डायरेक्ट है आपका अवहट्ट। लेकिन अगर हम अवहट्ट को गौड़ मान लें तो हम जो है हमारी हिंदी की उत्पत्ति किससे हुआ? अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है। लेकिन अगर हमारी हिंदी की जो भाषा का आदि या जननी रूप देखा जाए किससे हुआ है, तो वो होगा संस्कृत से। ठीक है। अगर हमारी हिंदी का आदि रूप पूछा जाए किस रूप से उत्पत्ति हुई, तो संस्कृत से माना जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट पूछा जाए कि हमारी हिंदी का जो है किससे उत्पत्ति हुई है डायरेक्ट में विकास क्रम में, तो आप देंगे अपभ्रंश। अगर वहाँ अवहट्ट है तो अवहट्ट भी दे सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो हमारी देवनागरी लिपि है उसका अगर हम डायरेक्ट में देखें तो जिस तरह यहाँ अपभ्रंश है तो यह हो जाएगा आपका कुटिल लिपि। लेकिन अगर इनडायरेक्ट में देखा जाए तो प्राचीन नागरी लिपि होगा। कौन होगा? जैसे अवहट्ट का के विषय में यहाँ पर है, तो अगर प्राचीन नागरी लिपि भी लिखा रहे तो आप उसको प्राचीन नागरी लिपि, अगर यहाँ गायब है प्राचीन लिपि गौड़ है तो आप क्या लिखेंगे? कुटिल लिपि। लेकिन अगर डायरेक्ट पूछे कि देवनागरी लिपि का जो है उत्पत्ति या उसका आदि या जननी कौन है, तब हम कहेंगे ब्राह्मी लिपि। तो ये दो बातें हुआ कि अगर पूछा जाता है देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है, तो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति यहाँ देख ही रहे हैं कि जो है इसे गया है, तो सबसे पहले कौन आया? ब्राह्मी लिपि हुआ है। लेकिन अगर डायरेक्ट पूछता है देवनागरी लिपि की उत्पत्ति, तो आप प्राचीन नागरी लिपि लिख सकते हैं अगर उसमें है, अगर नहीं है तो आप कुटिल लिपि लिख सकते हैं। ठीक कैसे? जैसे कि हमारी हिंदी की उत्पत्ति किससे हुआ है? अवहट्ट से हुआ है। लेकिन अवहट्ट अगर नहीं दिया है तो किससे लिखेंगे? अपभ्रंश में। अगर अपभ्रंश अवहट्ट भी नहीं है, अगर उसमें संस्कृत दिया है तो संस्कृत। और उसी प्रकार देवनागरी लिपि में अगर प्राचीन नागरी लिपि नहीं दिया है, कुटिल लिपि नहीं दिया है, तो आप क्या लिखेंगे? ब्राह्मी लिपि। तो ये उत्पत्ति है, आदि जननी है, और ये विकास क्रम डायरेक्ट का है। देवनागरी लिपि का प्रथम प्रयोग हमें कहाँ मिलता है? तो जो देवनागरी लिपि है उसका जो प्रथम प्रयोग हमें कहाँ मिलता है? तो देवनागरी लिपि का मतलब उसका प्रमाण, प्रूफ। ठीक है। कहने का मतलब जैसे लोग पूछते हैं देवनागरी लिपि का प्रूफ और प्रमाण सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो जो है गुजरात के राजा जय भट्ट के शिलालेखों में। ये जो है गुजरात के एक राजा थे जय भट्ट, इनके जो शिलालेख हैं, शिलालेख मतलब पत्थर का जो लेख बनाया जाता है शिलालेख, तो उसमें कुछ लोग पहले लिखते थे। तो वही जो शिलालेख है उसी में जो है देवनागरी लिपि का हमको दर्शन मिलता है, प्रमाण मिलता है, प्रूफ मिलता है, साहित्यिक प्रूफ देवनागरी लिपि का। और इनका जो समय था 700 से 800 ईस्वी के आसपास, मतलब बीच में था। तो इसको याद रखिएगा कि देवनागरी लिपि का प्रथम प्रयोग हमें कहाँ मिलता है? गुजरात के राजा जय भट्ट जो 700 से 800 ईस्वी के बीच में आसपास थे के शिलालेखों में मिलता है। दक्षिण भारत में देवनागरी लिपि को क्या कहा जाता है? तो चूँकि जानते हैं उत्तर भारत में देवनागरी लिपि कहा जाता है, लेकिन दक्षिण भारत में देवनागरी लिपि को क्या कहा जाता है? नंदी लिपि। क्या कहा जाता है? नंदी लिपि। फिर आगे देखिए, देवनागरी लिपि का विकास हुआ। तो देवनागरी लिपि का जो विकास क्रम है वो किससे हुआ? कुटिल से हुआ। अगर देवनागरी लिपि का उत्पत्ति माना जाए या जननी माना जाए तो होगा ब्राह्मी लिपि। हिंदी का विकास जैसे अपभ्रंश है, उसी तरह देवनागरी लिपि का विकास कुटिल लिपि से। मैं आपको ये आगे ही बता चुका हूँ कैसे हुआ है। हिंदी का विकास अगर किससे हुआ? अपभ्रंश से अगर हुआ है, तो उसी प्रकार देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है कुटिल लिपि से हुआ है। अगर पूछता है हिंदी का जो है उत्पत्ति किस भाषा से हुआ, तो संस्कृत से माना जाएगा। लेकिन अगर देवनागरी लिपि का जो है उत्पत्ति माना जाए तो वो ब्राह्मी लिपि से माना जाएगा। 25 है पांडिचेरी, जिसको पांडुचेरी भी कहते हैं, की भाषा क्या है? तो पांडुचेरी की जो भाषा हो फ्रांसीसी है। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। आप सोचेंगे कि पांडुचेरी की जो भाषा है वो फ्रांसीसी कैसे हो सकती है? तो चूँकि जो सीसी लोग थे, फ्रांस के लोग थे, वो पहले जो है पांडुचेरी में ही आए थे और वहाँ रच बस गए थे, तो इस नाते वहाँ का जो लैंग्वेज है वो फ्रांसीसी भी है। तो पांडिचेरी की भाषा क्या है? फ्रांसीसी है। मिजोरम की भाषा क्या है? मिजो है। इसको याद रखिएगा। ठीक है। मिजोरम की भाषा मिजो है।
संविधान के कुल कितने अनुच्छेद में राजभाषा नीति संबंधी प्रावधान है? तो जो संविधान का जो अनुच्छेद जो है 343 से 351 है, तो उसमें कुल कितने अनुच्छेद हैं? 9, जो मैं पहले जोड़कर बताया हूँ कि 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350 और 351, कुल कितने अनुच्छेद हुए? 9। ये भाग 17 में है। किस में है? भाग 17 में है। राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग का गठन करने का शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग का गठन करने का जो पावर है वो संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह जो अनुच्छेद 344 में है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ की राजभाषा हिंदी लिपि देवनागरी होगी? तो ये आपको मैं बता ही चुका हूँ, अनुच्छेद 343(1). संविधान के 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। संविधान की जो 8वीं अनुसूची है जिसमें 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं में सबसे अधिक कौन भाषा बोली जाती है? तो उसमें जो है बांग्ला बोली जाती है। हिंदी को स्कूल में प्रवेश दिलाने का श्रेय किसको दिया जाता है? जो हिंदी हमारी लैंग्वेज है, इसको स्कूलों मतलब जो है कॉलेजों में, विद्यालयों में जो है प्रवेश दिलाने का श्रेय किसको जाता है? किस महान व्यक्ति को जाता है? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को जाता है। ठीक उसी प्रकार अदालतों में हिंदी भाषा का प्रवेश का श्रेय किसको दिया जाता है? तो पंडित मदन मोहन मालवीय को, जिन्होंने जो है BHU मतलब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना उन्होंने किया था 1916 में। तो इस प्रकार से जो ये BHU के संस्थापक भी रहे हैं पंडित मदन मोहन मालवीय जी, और इन्हीं के प्रयास से जो है अदालतों में हिंदी भाषा का जो है प्रवेश मतलब इंटर होने लगा। फिर आगे है बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में राज्यों के कितने सदस्य मनोनीत किए गए थे? जब वो जो है राजभाषा आयोग बना 1955 में, 7 जून 1955 में, तो उसमें कितने सदस्य थे? तो उसमें जो है 20 सदस्य थे। राजभाषा आयोग जो है 7 जून 1955 को जो बना था उसमें कुल कितने सदस्य थे? 20 सदस्य थे। प्रश्न आ सकता है वैसे जो है अब जो राजभाषा आयोग बनेगा उसमें कुल कितने सदस्य होंगे? 30 होंगे, जिसमें जो है 20 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के। ये पूर्व में बने थे, जो देश हमारा आज़ाद हुआ था, आज़ाद होने के बाद जो है 1955 में जब राजभाषा आयोग बना तो उसमें प्रथम अध्यक्ष जो है BG खेर थे। तो उस समय जो है ये पूछ रहा है कि कितने सदस्य थे, तो उस समय जो है भूतपूर्व पूछ रहा है तो 20 सदस्य थे। लेकिन अगर आगे जो है राजभाषा आयोग का गठन होता है तो उसमें कुल कितने सदस्य होंगे? 30, जिसमें 20 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के होंगे। 1924 में कांग्रेस के 39वें अधिवेशन जो बेलगांव के कर्नाटक में हुआ था की अध्यक्षता कौन किया था? तो जो है महात्मा गांधी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये हिंदी के प्रचार कार्य में शामिल, ये जो उसमें जो हुआ था अधिवेशन हुआ था उसमें हिंदी के प्रचार कार्य में शामिल होने के संबंधित जो है अधिवेशन था, जो महात्मा गांधी के जो है अध्यक्षता में हुआ था। और ये जो है यह 1924 में हुआ था। यह 39वां अधिवेशन था कांग्रेस का। फिर देखिए केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान आपका नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है। केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो 5 हैं। कितने हैं? 5 है। कहाँ कहाँ है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गुवाहाटी। इसका एक सूत्र है मूगो चेको दिल्ली। मूगो चेको दिल्ली। मुँह से हो जाएगा मुंबई, गु से हो जाएगा गुवाहाटी, चे से हो जाएगा चेन्नई, को से हो जाएगा कोलकाता, और दिल्ली तो है ये है। तो यह जो है जो केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान है जो है क्षेत्रीय कार्यालय जो है केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान का, वो कहाँ कहाँ है? 5 जगह है। मूगो चेको दिल्ली मतलब मुँह से मुंबई, गु से गुवाहाटी, चे से चेन्नई, को से कोलकाता और दिल्ली तो है, मतलब 5 जगह। संघ की राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार तथा प्रोत्साहन को समर्पित त्रैमासिक पत्रिका कौन सी है? जो संघ की राजभाषा हिंदी है उसके प्रचार और प्रसार और उसके प्रोत्साहन से समर्पित जो है एक भारत सरकार एक पत्रिका निकालती है, त्रैमासिक पत्रिका। तो उस पत्रिका का क्या नाम है? राजभाषा भारती, जो बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे है पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो यह जो है नागपुर में जो है 1975 में 10 जनवरी को हुआ था। जो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? 10 जनवरी 1975 को। और इसी नाते जो है 10 जनवरी को विश्व हिंदी सम्मेलन भी मनाया जाता है। प्रत्येक बार जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो जो है यह जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वह जो है 1975 को हुआ था, 10 जनवरी को। ठीक है। फिर 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो यह भोपाल में
2015 में हुआ था। फिर है 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो यह जो है मॉरिशस में हुआ था, विदेश में हुआ था, दूसरे देश में जो है 2018 में हुआ था। केंद्रीय हिंदी निदेशालय कहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय कहाँ है, तो ये भी जो है नई दिल्ली में है। मतलब जो है केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान जो है, केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान जो है ये भी जो है नई दिल्ली में है। और केंद्रीय हिंदी निदेशालय जो है ये भी आपका कहाँ है, नई दिल्ली में है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है, तो आप जानते हैं दक्षिण भारत में चेन्नई में है, तो ये जो है मद्रास चेन्नई, इसमें जो है महात्मा गांधी जो है इसमें जो है इसका उद्घाटन किए थे सन 2018 में। संवैधानिक दृष्टि से हिंदी हमारी कैसी भाषा, जो संवैधानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमारी हिंदी कैसी है, राजभाषा है। राजभाषा को ही दरबारी भाषा भी कहा जाता है, इसको राजा और नवाबों की भाषा कहा जाता है। तो ये जो है पहले जो राजा और नवाब थे तो वो जो है जो भाषा में जो राजकीय भाषा में लिखा जाता था वहाँ पर कानून, तो उस भाषा को ही राजकीय भाषा कहते हैं। तो पूरे ज़माने में इसको दरबारी भाषा कहा जाता था, राजा नवाबों की भाषा कहा जाता है। आज के डेट में संविधान की दृष्टि में इसे क्या जाता है, राजभाषा कहा जाता है। अब यहाँ दे रहा है राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, तो शॉर्टकट में यह संघ और राज्य की भाषा होती है। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्र के लोगों की संपर्क जन आम भाषा होती है। जो राष्ट्र के लोग होते हैं उनका जो है संपर्क की भाषा जन भाषा और आम भाषा होती है। अधिकांश लोग जिस भाषा को बोल व समझ सकते हैं उसे ही राष्ट्रभाषा कहते हैं। आपको यह ध्यातव्य होना चाहिए कि हमारी हिंदी जो है राष्ट्रभाषा नहीं है, जबकि हिंदी जो हमारी क्या है, राजभाषा में आती है। राजभाषा कैसा शब्द है, तो राजभाषा जो है संवैधानिक शब्द है। कैसा शब्द है, संवैधानिक, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है। राष्ट्रभाषा कैसा शब्द है, यह जो है आपका प्रयोगात्मक और व्यवहारिक शब्द है। राजभाषा विभाग भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन काम करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारा राजभाषा विभाग है, डिपार्टमेंट है, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो जो है ये किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, तो ये जो है गृह मंत्रालय के अधीन। ठीक है। 49वां है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार और विकास के लिए निर्देश देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो जो हिंदी हमारी भाषा है उसको प्रचार और उसका प्रसार और उसका डेवलपमेंट विकास के लिए जो डायरेक्शन देने का प्रावधान हमारे किस अनुच्छेद आर्टिकल में है, तो ये जो है बहुत ही याद रखिएगा, ये 351 में। इसका मैंने सूत्र बना दिया है कि न 3 न 5 हम हिंदी हो हमारी नंबर 1, न हमारे तीसरे स्थान पे हिंदी हो, न हमारी जो है 5वें स्थान पे हिंदी हो, हमारी हिंदी कौन हो, नंबर 1 स्थान पे, मतलब न 3 स्थान पे न 5 स्थान पे, हिंदी को बनाए नंबर 1। ठीक है, कौन बनाए, नंबर 1, मतलब 351। तो यह जो है हिंदी भाषा को प्रचार प्रसार और विकास के लिए जो डायरेक्शन देने का प्रावधान है, सिस्टम है, यह किस अनुच्छेद में है, तो आप लोग याद रखिएगा, न 3 न 5, हिंदी को बनाओ नंबर 1, मतलब 300, तीनों जोड़ दीजिएगा, न 3 न 5 और हिंदी को बनाइए नंबर 1, तो हो जाएगा क्या, न 3 न 5, हिंदी को बनाइए नंबर 1, मतलब कुल जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 351 अनुच्छेद। राजभाषा नीति के अनुपालन में गठित समितियां कौन कौन हैं, तो जो राजभाषा नीति मतलब जो हमारी राजभाषा कैसे विकास करे, हमारे देश में कैसे जो है विकास करे, विश्व में इसका कैसे विकास हो, ठीक है, यह जो है राजभाषा तो है ये है, राष्ट्रभाषा के रूप में कैसे आए, तो इसका वैश्विक विस्तार कैसे हो, ठीक है, तो इसका जो है एक समितियां बनाई हैं जो है भारत सरकार ने, और जो संविधान के द्वारा राजभाषा नीति के तहत, तो यह जो है कौन कौन मुख्य हैं, तो एक है ये जो है 5 जो है मुख्य हैं राजभाषा नीति के अनुपालन में गठित समितियां। एक है केंद्रीय हिंदी समिति, दूसरा है केंद्रीय कार्यान्वयन समिति, तीसरा है हिंदी सलाहकार समिति, चौथा है नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, और 5वां है विभागीय कार्यान्वयन समिति। उसके बाद 6वां, उसके बाद यहाँ पर देखिए दिया है मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है, ये हमारा लास्ट जो है इसके बाद जो है ये ख़त्म हो रहा है। तो ये है 51 मानक, मैं बहुत ही शॉर्टकट में पढ़ा रहा हूँ, चूँकि मैं 60 प्रश्न महत्वपूर्ण बनाया हूँ, इस नाते जो है इसको मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, जिससे आपको अधिकतम जानकारी हमारे वीडियो से प्राप्त हो जाए।
तो मानक मैंने इसमें कुछ चीज़ अब छूटने वाला नहीं है। जो मैं 2 वीडियो में बनाया हूँ उसमें 28 प्रश्न है और इसमें 60 प्रश्न है। तो इस प्रकार से जो है 90 प्रश्न करीब हो जा रहे हैं। तो इस तरह से इसमें कुछ छूटने वाला नहीं है। इस नाते मैं इसको जो है कुछ छूट रहा था तो एक लास्ट वाले पन्ने में मैंने जो है इसको लिख दिया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो जो है दूसरा है 51 नंबर पे, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य। प्रश्न आ सकता है कि मानक हिंदी से क्या तात्पर्य। हमको बहुत ही महत्वपूर्ण लगा ये प्रश्न आ सकता है कि मानक हिंदी से क्या आपका तात्पर्य है। तो जो है शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा। यह जो मानक हिंदी है यह शिष्ट और सुशिक्षित लोगों का लैंग्वेज है। कहने का मतलब है यह है कि जो मानक हिंदी होता है मतलब व्याकरणीय समझ लीजिए, एक जो है स्टैंडर्ड जो है लैंग्वेज इसको हम कह सकते हैं। तो उसका जो है जो व्याकरण होता है वो बहुत ही सुस्पष्ट होता है, वो वैज्ञानिक होता है जो है। और उसमें जो साहित्य जो रचनाएं होती हैं वो बहुत ही अधिक होती हैं। और वह जो है उसका एक क्षेत्र जो होता है बहुत ही विस्तृत और व्यापक होता है। तो मानक हिंदी में तो इस तरह के रूप में हमारी जो है मानक हिंदी के रूप में ये आती है। तो कहने का मतलब यहाँ देखिएगा मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है, शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा मतलब लैंग्वेज। आगे दे रहा है मानक भाषा का विकास क्रम लिखें। तो मानक भाषा का विकास कैसे होता है। भाषा अपने आप मानक नहीं हो जाती है, उसका एक जो है क्रमबद्ध तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस से होकर वो जो है मानक भाषा बनती है, न कि डायरेक्ट जो है कोई भाषा मानक भाषा हो जाती है। तो उसको जो है कोई भाषा की जब उत्पत्ति होती है तो वो पहले किस रूप में होती है, बोली के रूप में होती है। फिर जो है उसमें कुछ सुधार होता है, उसके व्याकरण में कुछ सुधार होता है। यह जो बोली होती है वो बहुत ही जो है सीमित क्षेत्र में होती है। फिर जो है उससे जब आगे वो बढ़ती है बोली तो फिर क्या रूप धारण करती है, लैंग्वेज का भाषा हो जाती है। फिर आगे जो है ये थोड़ा सामान्य क्षेत्र में कुछ और विस्तृत होती है। इसका जो रूप होता है कुछ अशुद्ध होता है और कुछ शुद्ध होता है, मतलब ये मिश्रित भाषा होती है। मतलब इसका कुछ व्याकरण शुद्ध भी होता है, कुछ अशुद्ध भी होता है। और जब स्टैंडर्ड लैंग्वेज के रूप में कोई भाषा आती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, मानक भाषा। तो यह जो है विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, मतलब इसका क्षेत्र जो है व्यापक होता है, इसमें व्याकरण शुद्ध होता है और इसका जो साहित्यिक रचना होती हैं अधिकतर होती हैं। ठीक है, तो यह जो है मानक भाषा के रूप में जो है इसका रूप जो है धारण कर लेता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है, शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा। और मानक भाषा का विकास क्रम आप जान ही गए, पहले वो बोली होती है, फिर भाषा, फिर जो है क्या होता है, मानक भाषा। 1936 में फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1936 में जो फैजपुर में जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वह किसकी अध्यक्षता में हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसमें राष्ट्रभाषा सम्मेलन आयोजित किया। यही जो है राष्ट्रभाषा सम्मेलन का मतलब समझ रहे हैं, यहीं से जो है हमारी हिंदी को जो है एक रूप मिलना शुरू हुआ और उसको जो है स्वरूप मिलना शुरू हुआ, जिसका अध्यक्षता जो है हमारे प्रथम राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए थे। ठीक है, तो राष्ट्रभाषा सम्मेलन से आप समझिए, राष्ट्रभाषा सम्मेलन जब हुआ था तो राष्ट्र में जो है रा आ रहा है, तो रा से मतलब राजेंद्र प्रसाद। तो जो राष्ट्रभाषा का सम्मेलन 1936 में फैजपुर में हुआ था, तो राष्ट्रभाषा का सम्मेलन शब्द जब आएगा तो आप समझ लीजिएगा रा से राष्ट्र और रा से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की स्थापना महात्मा गांधी ने कब किया था। तो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति जो वर्धा की स्थापना जो है महात्मा गांधी ने किया था, कब किया था, सन 1936 में महाराष्ट्र में। ये प्रश्न बहुत ही आते हैं। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास चेन्नई का क्षेत्रीय कार्यालय कर्नाटक के किस शहर में है। तो दक्षिण भारत मैंने आप में बताया है कि जो एक क्षेत्रीय कार्यालय है, तो वो जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो कहाँ है, चेन्नई में है। तो ओम जो है तो दक्षिण भारत प्रचार सभा मद्रास के क्षेत्रीय कार्यालय कर्नाटक किस शहर में है, तो धारवाड़ में है। कहाँ है, धारवाड़ में है। 56वां प्रश्न है केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष कौन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको अभी बताया है कि जो है राजभाषा नीति बनाया गया है, जो 5 क्षेत्र समितियों में बांटा गया है, तो उसके अध्यक्ष कौन है, मैं इसका मैं बता दिया हूँ, जो बहुत ही शॉर्टकट है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये लास्ट है। तो आपको आ जाएगा जो 5 पार्ट मैंने बताया था कि जो आपका जो है राजभाषा नीति की जो समितियां हैं कितने भाग में है, 5 भाग में है। तो 5 भाग में कौन कौन है देखिए, जो है 56, 57, 58, 59, 60। ठीक है, तो पहला है केंद्रीय हिंदी समिति। तो वह पहला जो केंद्रीय हिंदी समिति का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। दूसरा है, ये पहला हो गया समझ लीजिए। दूसरा क्या है, केंद्रीय कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष।
तो ये दूसरा होता है केंद्रीय कार्यान्वयन समिति, जो इसके अध्यक्ष होते हैं और राजभाषा विभाग के सचिव होते हैं। क्या होते हैं? राजभाषा विभाग के सचिव होते हैं। ठीक है। फिर दे रहा है 58, जो तीसरा होता है राजभाषा नीति की जो तीसरा जो समिति है उसका नाम है हिंदी सलाहकार समिति, जो इसके अध्यक्ष होते हैं संबंधित मंत्रालयों के मंत्री होते हैं। संबंधित मंत्रालयों के मंत्री होते हैं। जो राजभाषा नीति है वह जो है जो चौथा है वो होता है नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति। तो ये जो है इसके जो उसको नराकास भी कहते हैं, जैसे नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, तो इसका जो शॉर्ट नाम है नराकास है। तो ये जो है नगर में स्थित केंद्रीय कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों के जो वरिष्ठतम अधिकारी होते हैं वही जो है इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। और 60वां मतलब ये जो है राजभाषा नीति में जो समितियां हैं, 5वां जो लास्ट वाला है इसको कहा जाता है विभागीय कार्यान्वयन समिति अध्यक्ष। तो इसका नाम है विभागीय कार्यान्वयन समिति, जिसको विराकास भी कहा जाता है। तो यह जो है संबंधित कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी इसमें होते हैं। तो अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़रूर जो है अपने मित्रों को इसको शेयर करिएगा। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल चौरसिया कोचिंग क्लास, तो आप लोग जो है अतिशीघ्र अविलंब तुरंत जो है आप इसको जो है इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियो जो भी मैं पढ़ाऊँगा महत्वपूर्ण वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप लोग जो है हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए जो है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग जो है लाइक और कमेंट अवश्य करें। चूँकि यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि 60 प्रश्नों का ये जो है इसमें समरी था, तो इस नाते थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन यह इसी पाठ में ख़त्म करना था हमको राजभाषा और राष्ट्रभाषा। इस नाते जो थोड़ा अधिक हो गया है इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी भी हैं। धन्यवाद।